क्लास 12 के बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाने वाले पार्टनर को हमें पैसा देना है, कैश पेमेंट करनी है, जबकि जाने वाले पार्टनर को तो हम हर बार उसका पैसा लोन के अकॉर्डिंग लोन के रूप में देते हैं। आज उसे कैश देना है, तो देखते हैं उस कैश का इंतजाम हम कैसे करेंगे। देखते हैं उस कैश का इंतजाम हम कैसे करेंगे। ए और बी दो पार्टनर, उनकी बैलेंस शीट दी है और ए और बी का कोई अनुपात, कोई रेशो नहीं है, मतलब उनका रेशो आपस में बराबर है। और 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को ए अवकाश ग्रहण कर रहा है, ए बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो आपका पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा इसमें टफ है, वर्किंग नोट थोड़े टफ होंगे, ध्यान दें। दूसरा अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। ए बी, ए एंड बी। और थर्ड नंबर पर बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें हमें बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, आप लोगों को एक बात मैंने समझाई थी कि अगर गुडविल नहीं दी है तो नहीं दी है, कोई जरूरत नहीं है, और अगर दी है तो जाने वाले पार्टनर में उसे और रिमेनिंग पार्टनर में उसे बांट दो। और अगर गुडविल नहीं दी है, मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन, तो पहले मूल्यांकन करो, पहले वैल्यूएशन करो। तो यहाँ ख्याति का, गुडविल का मूल्यांकन वैल्यूएशन करने को कहा गया है। क्या कहा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर करना है। गुडविल का वैल्यूएशन लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स के इक्वल करना है, मतलब गुडविल निकालनी है, बात खत्म। भाई सीधी सी बात है, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा ए, क्या बोलेगा वो कि भाई यार, मैं जब तक बिजनेस में था मैंने अपना पूरा अनुभव, पूरा काम, अपना पूरा दिमाग लगाकर बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाया है। केवल बी नहीं, मेरी भी इस बिजनेस में कुछ मेहनत है, जिसकी वजह से ख्याति, गुडविल मिली है। आज मैं जा रहा हूं, मुझे मेरी गुडविल का पैसा चाहिए, तो ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन औसत लाभ के दुगने के बराबर करना है, एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स के इक्वल। तो पहले हमें औसत लाभ निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, और पिछले 3 साल का औसत लाभ बोला है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो हमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन में ये 2018 का 2018 का क्वेश्चन है, तो हमें 18, 17 और 16, 18, 17 और 16, ये 3 साल का प्रॉफिट चाहिए। आप देखो, आपकी बुक में 2 ही साल का प्रॉफिट दिया है, 16 का और 17 का, ठीक है। 16 का लाभ, 16 का प्रॉफिट आपको दिया है 5000, 5000, और 17 का 4000, 4000। ये क्या बात हुई भाई? ये कौन सी बात है? ये तो नाइंसाफी है। तुम मेरे को गुडविल निकालने का बोल रहे हैं, तुम मुझे गुडविल निकालने का बोल रहे हैं, मैं गुडविल निकालने के लिए बैठा हूं। तुमने बोला भैया 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस पे गुडविल निकालो, 3 साल के औसत लाभ के आधार पे गुडविल निकालो, पर 3 साल का प्रॉफिट कहां है? तुम तो 2 ही साल का प्रॉफिट दे रहे। बात खत्म हो जाती है यहीं पर। तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, खड़े हो जाओ क्लास में, टीचर को बोलो सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। टीचर बोलेगा बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर वो 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस पे गुडविल निकालने का बोल रहा है, मतलब उसने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछा है, लेकिन प्रॉफिट तो 3 साल का, 2 ही साल का दे रहा है। तो फिर टीचर आपको बोलेगा बेटा आपकी बैलेंस शीट 2018 की है, देखो बैलेंस शीट 2018 की है, और उसके दायित्व साइड में जाओ, लायबिलिटी साइड में आपको P&L अकाउंट मिलेगा, लाभालाभ खाता।
6,000 रुपए मिला। ये इस साल का प्रॉफिट है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, बिना बटा हुआ लाभ। बैलेंस शीट के जब लायबिलिटीज में आता है मतलब वो उस साल का प्रॉफिट होता है जिस साल आप लोग अकाउंट बना रहे हो। यहां से आपको मिलेगा 2018 का प्रॉफिट। और ये बिना बटा हुआ लाभ है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसे भी पार्टनर को बांटना पड़ेगा। मतलब इसका यूज 2 बार होगा, गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि गुडविल 3 साल के प्रॉफिट पे निकाली जा रही है तो तीसरे साल का प्रॉफिट जरूरी है। और अनडिवाइडेड है, बिना बटा हुआ लाभ है। जब पार्टनर जाएगा बिजनेस छोड़ के तो इसमें अपना हिस्सा मांगेगा तो उसे वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे, 15,000 15,000 आया, 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा, 5,000। ये औसत लाभ आ गया, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट को प्लस करेंगे और जितने साल है, जितने वर्ष है, जितने ईयर है उससे डिवाइड करेंगे, औसत लाभ आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब औसत लाभ के दुगने के बराबर ख्याति निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पे गुडविल निकालनी है, तो बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 10,000 10,000 रुपीस गुडविल आ गए। और गुडविल को पार्टनर में बांट लेंगे, बाय गुडविल 5,000 5,000 ए में, 5,000 5,000 बी में, बात खत्म। और अगर इसे अपलिखित करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो जो पार्टनर बच गया बी वो उसे रिटर्न ऑफ करेगा, लेकिन हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो गुडविल हमने बांट दी। ठीक है, आगे पेटेंट का कोई मूल्य नहीं रह गया, पेटेंट इज वैल्यूलेस। पेटेंट हमारी संपत्ति है, पेटेंट हमारी एसेट, और इसका कोई मूल्य नहीं रह गया, कोई प्राइस नहीं रहा। इसका मतलब ये खत्म हो चुका है, लेस वैल्यूलेस यानी ये खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसकी मार्केट में कोई प्राइस नहीं है। और जब कोई संपत्ति निर्मूल्य हो जाए, जब कोई असेट्स वैल्यूलेस हो जाए तो डेफिनेटली बिजनेस को लॉस होगा और लॉस डेबिट में आएगा। उसके बाद आपको मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी पे 10% लॉस लगाना है। मशीनरी 20,000 की है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने से मशीन कम होगी, मशीन हमारी संपत्ति एसेट्स कम होगी, डेबिट से 2,000 रुपए आएगा, 2,000। उसके बाद देनदारों पर 5% संचय करना है, डेब्टर पे 5% रिजर्व क्रिएट करना है। कितनी बार बता चुका हूं बेटा, अब आप लोगों को खुद ही समझ जाना है कि डेब्टर पे रिजर्व करने से डेटर कम हो जाते हैं, उनका पैसा डूबने की संभावना होती है कि बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट में आता है। और डेटर 4,000 के है, 4,000 के, उसका 5% निकालेंगे 200 आएगा, 200 बस। और डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस आएगा। कई बार बता चुका हूं, बहुत बार हो चुका है। जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4200 4200 का लॉस आ गया, इसे ए और बी में बांटेंगे 2100 2100 2100 2100 और बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी, ठीक है, ए की और बी की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 7,500। उसके बाद संचय कोष रिजर्व फंड है, और रिजर्व फंड संचित कोष पर पार्टनर का हक होता है, इसे भी बांट दिया जाएगा। ये आपको दिया है 6,000 6,000, तो इसे बांटेंगे 3,000 3,000 और 3,000 3,000। उसके बाद कर्मचारी प्रोविडेंट फंड है, कर्मचारी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इस पे पार्टनर का हक कैसे होगा भैया? पार्टनर का हक उन चीजों पे होता है जो पार्टनर के लिए बनी है। ये कर्मचारी प्रोविडेंट फंड है, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारियों का, एम्प्लॉइज का फंड है, ये एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है, तो इस पे एम्प्लॉइज का हक है, इसलिए इस पर पार्टनर को नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस शीट में एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा, जो बट चुका है वो नहीं आएगा और जो नहीं बटा है वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, आखिर में लाभालाभ खाता है, पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट यानी अनडिवाइडेड प्रॉफिट, बिना बटा हुआ लाभ, जिसका यूज गुडविल निकालने के लिए किया था, अब पार्टनर में बांट दो 3,000 और बस। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंस हम निकालते हैं। ठीक है, 5 और 3 8 और 3 11 और 5 11 और 7 18,000, सॉरी बी नहीं जा रहा है, ए जा रहा है, सॉरी ए जा रहा है,
तो 10 और 3 13 और 5 18 और 3 21,000 21,000। ठीक है। ए बोलता है मेरी कैपिटल 10,000 थी, मुझे 10,000 चाहिए। ठीक है, ले जा। मेरे को रिजर्व फंड में 3,000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले जा। मुझे गुडविल में 5,000 चाहिए। ठीक है, ले जा। मुझे P&L के 3,000 चाहिए। ठीक है, ले जा। बोले मुझे 21,000 चाहिए, 21,000। ठीक है, ले जा, लेकिन ये 2100 रुपए का लॉस कौन भरेगा? ठीक है। मुझे 18,900 रुपए चाहिए। कौन बोल रहा है? ए बोलता है। और उसको इस क्वेश्चन में पेमेंट करनी है। वहां लिखा है, देखो कि ए को पूर्ण राशि चुकता कर दी गई। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है ए हैज बीन पेड ऑफ। ए को पूरा पैसा चुका दिया गया। अब ए को पैसा कौन चुकाएगा? बी चुकाएगा। ए बोलता है मुझे देखो, जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाता है तो उसको दी जाने वाली पेमेंट कैसे आती है? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। बहुत बार बताया है, क्रेडिट में उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा और डेबिट से उसके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आएगा उतना पैसा वो लेके जाएगा। अगर वो ले जा रहा है तो टू कैश, और अगर लोन के रूप में जाएगा तो टू लोन। तो ए को उस पेमेंट की जा रही है तो टू कैश अकाउंट। ए अपना पैसा घर ले जा रहा है। अब इस पैसे की व्यवस्था किसने करी? इस पैसे का एडजस्टमेंट किसने किया होगा? बी ने। कैसे किया होगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जाने वाला पार्टनर फर्स्ट टाइम पैसा लेके जा रहा है। ओके, हम बी की बात करते हैं। बी तो बच गया। बी का बैलेंस कैसे आएगा देखते हैं। 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18,500 18,500। ठीक है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे। ₹16,400 6,400 रुपीज। 16,400 16,400 रुपीज बैलेंस आया। किसका? बी का। वेरी गुड भाई, बी का तो बैलेंस आएगा ना, बी थोड़ी क्या है। पर बुक में बी का बैलेंस 6,400 दिया है, 6,400। ये 10,000 का कहां से लफड़ा होगा? मैं बोला ना, गुडविल। इस चैप्टर में ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद, ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद उसे पार्टनर में बांट दिया जाता है। कितनी बांटी आपने? 10,000। और बाद में जो पार्टनर चला गया उसको तो जाने दिया, लेकिन जो बच गया वो उस गुडविल को, ख्याति को अप्लिकेट करता है रिटर्न ऑफ। किधर से? डेबिट से। तो 10,000 रुपए को बी अप्लिकेट कर देगा रिटर्न ऑफ। तो अब इसका बैलेंस 6,400 6,400 हो जाएगा। और अब आपको गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अप्लिकेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे आते हैं अपन। देखिए, इस क्वेश्चन में जाने वाला पार्टनर ए है और उसे 18,900 18,900 रुपीज की व्यवस्था किसने करके दी? बी ने। बी ने ए को 18,900 रुपए पेमेंट किया। कहां से किया होगा बताता हूं। बैलेंस शीट में कैश जो है 1,000 रुपए है, 1,000। मतलब ये दोनों की बैलेंस शीट में कैश केवल 1,000 रुपए था, 1,000, केवल 1,000 रुपए। ठीक है, तो फिर वो 18,900 रुपए कैसे देगा उसको? तो यहां क्या बोला गया है कि ए को संपूर्ण राशि चुकाने के लिए, ए को टोटल अमाउंट पेमेंट करने के लिए बी ने बैंक से रुपया उधार लिया, बैंक से कर्जा लिया। वह लिखा भी है, पढ़ लो हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखा है बी आफ्टर है ए हैज बीन पेड ऑफ। ठीक है, बी बोरोज बैलेंस ऑफ मनी फ्रॉम हिज बैंक टू पे ऑफ ए। यानी बी ने बैंक से कर्जा लिया ए को पेमेंट करने के लिए। बी ने ए से को पेमेंट कितनी करी? 18,900। ए बोलता मैं जा रहा, मुझे 18,900 चाहिए। ठीक है, बी बोलता बेटा मेरे पास तो केवल 1,000 रुपए है, मेरे को 18,900 कैसे दे? ए बोलता है मुझे 18,900 चाहिए। तो बेचारा बी अपने पास जो कैश पड़ा है 1,000 वो उसे दे देगा और बाकी 17,900 बैंक से कर्जा ले लेगा। और बैंक से कर्जा लाएगा 17,900, 7,000 13,900, 1,000 रुपए कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। इन दोनों को मिला के इसके मुंह पे 18,900 फेंक के मार देगा। जा, हो गया।
अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी ये सुन ले सारे बच्चे। बैलेंस शीट में कैपिटल, अब कैपिटल दो लोगों की थी, अब केवल एक ही व्यक्ति की आएगी, वो बी की आएगी 6400 6400। बी का बैलेंस उसकी बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद संचय कोष, रिजर्व फंड नहीं आएगा क्योंकि बढ़ चुका है। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आएगा क्योंकि वो नहीं बढ़ा है, वो आएगा एज इट इज वहीं पर। लाभालाभ खाता P&L अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि वो बढ़ चुका है। और लेनदार क्रेडिटर एज इट इज वैसे थे वैसे ही आ जाएंगे। उसके अलावा बी ने कितना लोन लिया है बैंक से 17,900 रुपए, तो बी के लिए ये लोन है, तो ये लोन 17,900 दायित्व में जाएगा लायबिलिटीज। ओके, उस साइड में मशीनरी 20,000 की है, 2,000 से कम कर दो। पेटेंट 2,000 का है, निर्मूल्य हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक 5,000 का था, 5,000 ही आएगा। डेटर 4,000 के थे, 200 से कम हो गए। मशीनरी 2,000 से कम हो दो, ठीक है। और आखिर कैश 1,000 नहीं आएगा क्योंकि बी को 1,000 रुपए नगद दिए गए, बाकी 17,900 रुपए बैंक से कर्जा लिया गया। ओके, और ये कर्जा बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज में आएगा क्योंकि ए के लिए ये, बी के लिए ये लोन है। सॉरी, ए जा रहा है, ए को 18,900 देना है, 1,000 रुपए कैश दे दिया, कैश खत्म हो गया, बाकी 17,900 बैंक से लोन लिया, तो बी के बैलेंस शीट में ये लोन लायबिलिटीज में आएगा। इस टाइप से आपको अपना बैलेंस शीट का वर्क भी करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।